गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 9th का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे 6th नंबर का ज्योग्राफी पार्ट के भीतर पॉपुलेशन, उसी लेसन को आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे करते हैं। इसकी शुरुआत देखें। पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज बीन स्टीडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951। देखिए, जनसंख्या एक ऐसा विषय है जो कि निरंतर रूप से, एक ऐसी चीज है जो निरंतर रूप से बढ़ती रहती है, घटने का कोई नाम नहीं है। भारत के अंदर तो यदि देखा जाए तो कुछ वर्षों को छोड़कर देख सकते हैं, बाकी सभी के अंदर जो भारत की जनसंख्या वो निरंतर रूप से बढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारत की जो जनसंख्या है वह निरंतर रूप से बढ़ रही है। 361 मिलियन इन 1951। यदि 1951 की बात करें तो लगभग 3.61 करोड़ जो लोग थे वो भारत के अंदर मौजूद थे 1951 के भीतर। यानी कि 1951 के भीतर जो जनगणना हुई थी भारत के अंदर, तो उस जनगणना के अंदर भारत में 3.61 करोड़ लोग थे जनगणना 1951 के अनुसार। लेकिन 1210 मिलियन इन 2011 देखा जाए तो बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि करते हुए भारत की जनसंख्या का जो आंकड़ा है सन 2011 के भीतर 1210 मिलियन पहुंच गई। इसका मतलब, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो जो संख्या आपको दी हुई है 1210, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 लाख से, तो लगभग इतनी जनसंख्या हमारे देश की 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार हो गई। यानी कि 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या या लोग जो हैं वो भारत में मौजूद थे। अब आपको कल भी इस वीडियो में बताया गया था, सन 2021 के भीतर फिर दोबारा जनगणना के आंकड़े आपके सामने आने वाली है। तो देखते हैं। यानी कि यहाँ पे दो आंकड़े आपको याद रखना है कि भारत की जो जनसंख्या निरंतर रूप से बढ़ रही है। 361 मिलियन तो थे, यानी कि 3 करोड़ 61 लाख लोग मौजूद थे ये 1951 में भारत के अंदर। लेकिन बड़ी तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जो भारत की जनसंख्या है सन 2011 तक 1210 मिलियन तक पहुंच गई। अब हम बात करते हैं कि फ्रॉम 1951 टू 1981 द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज स्टीडली इंक्रीजिंग। कहा जाता है 1951 से लेकर के 1981 तक का जो समय काल था, उस समय के दौरान भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो काफी निरंतर रूप से या बड़ी तीव्र गति से बढ़ती रही, which implied a rapid increase in population from 361 million in 1951 to 683 million in 1981। तो कहा जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो निरंतर रूप से बढ़ती रही। जब 1951 की जनगणना के हिसाब से आंकड़ा देखें तो 361 मिलियन लोग थे, यानी कि 3 करोड़ 61 लाख लोग जो हैं वो भारत के अंदर मौजूद थे 1951 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यदि देखा जाए तो 2011 के भीतर इनकी जनसंख्या बढ़कर के 1 अरब 21 करोड़ पहुंच गई। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि 1951 से लेके 1981 तक निरंतर रूप से जो जनसंख्या थी एक ही वृद्धि दर से बढ़ती रही, जनसंख्या वृद्धि दर से बढ़ती रही। और 1951 के भीतर तो 361 मिलियन थे, लेकिन जब 1981 की जनगणना कंप्लीट हुई तो उस जनगणना के आंकड़े के अनुसार 683 मिलियन लोगों की संख्या थी। यानी कि लगभग 68 करोड़ लोग भारत के अंदर मौजूद थे 1981 में। तो इस समय तक 1981 वर्ष तक जो भारत की जनगणना थी वो लगभग समान वृद्धि दर से बढ़ती रही, निरंतर रूप से बढ़ती रही। अब हम बात करते हैं, हाउएवर फिर भी द स्टेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली सिंस 1981। लेकिन भारत की जनगणना के भीतर 1981 का वर्ष जो आया उसके बाद से भारत की जनगणना की वृद्धि दर में थोड़ा कमी आने लग गई, थोड़ी ह्रास होने लग गया, कमी होने लग गई। आगे स्टिल फिर भी 182 मिलियन पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन 1990s अलोन। लेकिन जो 1990 का दशक था उसके भीतर
केवल 1990 के दशक के भीतर ही 182 करोड़ लोगों ने अपनी जो गिनती थी वो भारतीय जनसंख्या के भीतर करवाई। यानी कि केवल जो 1990 का दशक था, उस 1990 के दशक के भीतर यानी कि 1981 से लेकर 1990 तक के बीच में 182 मिलियन लोग जो थे वो भारतीय जनसंख्या के अंदर और जुड़े गए। आगे कहता है कि इफ दिस रेट ऑफ इंक्रीज कंटिन्यूज then India will surpass China by 2015 to become the most populous country in the world। अब कहता है कि भारत की जो जनगणना थी या भारत की जो जनसंख्या थी, यदि वो इसी दर से लगातार बढ़ती रहती या बढ़ती है तो भारत जो है शीघ्र ही सन 2005 तक चाइना जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है उसे भी वह पछाड़ देगा और भारत देश जो है वो जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। आगे कहते हैं, अब यहाँ पर कुछ इस जो लेसन आप पढ़ रहे हो उसके कुछ पिछली बातें हैं, कुछ अगली बातें आने वाली हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपकी जनरल नॉलेज के लिए इस लेसन में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। भारत के भीतर या भारत में पहली जनगणना का कार्य कब समाप्त हुआ था। तो इसका बहुत ही अच्छी तरीके से कल वर्णन किया गया था और आपको बताया गया था कि भारत की जो जनगणना थी पहले नंबर की वह हुई थी सन 1872 में। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 1872। यानी कि भारत की प्रथम जो जनगणना थी उसका कार्य संपादित हुआ, प्रथम बार जो भारत की काउंटिंग की गई जनगणना का कार्य कंप्लीट हुआ सेंसस का, तो वह पूरा हुआ 1872 में। लेकिन हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है कि 1872 के अंदर जो जनगणना का कार्य हुआ था वह सुव्यवस्थित रूप से नहीं हुआ था। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली सुव्यवस्थित जनगणना कौन सी थी तो इसका जवाब 1872 ना हो करके 1881 होगा। और आप सभी को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि जब 1872 का समय था या 1881 का समय था, उस समय तक हमारे देश के भीतर स्वतंत्रता नहीं थी, हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों का राज था। तो ये जो कार्य था वो अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में ही संपन्न करवाया गया था। तो पहले सवाल का जवाब है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया, भारत के अंदर पहली जनगणना का कार्य कब हुआ। तो यहाँ सिर्फ प्रथम बोला गया है, तो प्रथम होने के नाते इसका जो जवाब होगा वो सन 1872 एडी यानी कि 1872 में कार्य पूरा हुआ था। दूसरा कहता है कि व्हाई इज पॉपुलेशन कंसीडर्ड डायनामिक फिनोमेनन। तो कहा जाता है कि जो जनसंख्या है वो किस कारण से एक सक्रिय अद्भुत घटना मानी जाती है। अब जनसंख्या नाम का जो विषय उसे क्यों एक सक्रिय अद्भुत घटना कहा जाता है। तो पहली बात तो सक्रिय क्यों कहा जाता है, इसका कारण यह है कि भारत की जो जनसंख्या है या जो जनसंख्या का विषय है वो निरंतर रूप से बढ़ता और घटता रहता है। यदि संसाधनों की उपलब्धता अच्छी होगी, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं हो, तो जनसंख्या लगातार इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा या कोई महामारी बीच में आ जाए तो जनसंख्या के अंदर कभी कभार ह्रास देखने को भी मिलता है। लेकिन हमेशा जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो सक्रिय अवस्था में कार्य करते रहते हैं, कभी जनसंख्या बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। और अद्भुत घटना इसीलिए क्योंकि बढ़ने का और घटने का दोनों काम एक साथ होते रहते हैं। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया, विच एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, कि कौन सा आयु दल या कौन सा आयु समूह है लोगों का जो कि अनप्रोडक्टिव होता है, अनुत्पादक कहा जा सकता है। अब अनुत्पादक का मतलब है कि भारत की इकोनॉमी में या भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर जिनका कि कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं होता, तो ऐसे कौन से लोग रहते हैं या कौन सा आयु समूह रहता है, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं देते, तो ऐसा आयु समूह कौन सा है। अब आप सभी को पता होगा कि जो बचपन का समय रहता है हमारा, बिलो 15 ईयर्स की जो एज होती है, यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र की जो एज होती है उसके भीतर, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तो काम कराना ही बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तो इसी कारण से 14 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा होता है या 15 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा रहता है वह अनुत्पादक कहा जाता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन के भीतर किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता, कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए
इसका प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा बिलो 15 ईयर्स की जो एज होती है उसे अनप्रोडक्टिव कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। भारत का लिंगानुपात क्या है। अब सवाल ये है कि लिंगानुपात क्या चीज होती है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, लिंग अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, तो ये भी बात आप लोगों को बताई गई थी, तो दोबारा देख लीजिए कि लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है। तो लिंगानुपात जो है वो इस तरीके से निकाला जाता है कि मेल अनुपात फीमेल, यानी कि मेल लोगों की संख्या पर कि जो पुरुष हैं, पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाओं की संख्या मौजूद है। तो इसके लिए एक संख्या फिक्स की जाती है कि मेल यदि 1000 हैं, यदि 1000 मेल हैं, तो 1000 यदि पुरुष हैं तो 1000 पुरुषों के ऊपर देश में, किसी राज्य में, किसी जिले के भीतर या किसी पंचायत में, ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में, कहीं पर भी आंकड़ा निकाला जा सकता है। तो कहा जाता है कि हम यदि देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देश के बारे में पूछा गया, तो देश का जो लिंगानुपात है वो क्या होगा। तो इसको बताने के लिए हम जानते हैं कि यदि 1000 मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि 1000 यदि पुरुष हैं, तो 1000 पुरुषों की संख्या पर देश के भीतर महिलाओं की संख्या क्या है। तो ये बात या इस चीज का पता लगाना सेक्स रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 943 जो महिलाएं हैं वो हमारे देश के भीतर मौजूद है, यानी कि हमारे देश के भीतर मेल ज्यादा है और फीमेल की संख्या कम है। तो सेक्स रेशियो का मतलब यही होता है कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो इस बात का पता लगाना ही या इस चीज को ही हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। यानी कि यदि देश के भीतर 1000 मेल हैं तो 1000 मेल की तुलना में महिलाओं की संख्या केवल 943 ही है। तो ये बात ध्यान रखना है। अब सवाल ये है, ये लिंगानुपात का आंकड़ा हमें पता कब लगता है। तो लिंगानुपात का जो आंकड़ा होता है ये पता लगता है हर जनगणना के अनुसार, कि जो हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है उसमें इस आंकड़े को पता किया जाता है कि देश के भीतर महिलाएं कितनी थी और देश के भीतर पुरुष कितने थे। तो 943 की संख्या जो है ये फीमेल है हमारे देश के भीतर। अब ये कौन से वर्ष की जनगणना के हिसाब से आंकड़े हैं, तो ध्यान रखना है कि सन 2011 की जो जनगणना हुई है, तो 15वें नंबर की जो जनगणना हमारे देश के भीतर हुई है 2011 के अंदर, उसके हिसाब से आंकड़े हैं। तो 943 लोग जो हैं, 943 जो महिलाएं हैं वो भारत के अंदर 1000 लोगों के ऊपर निवास कर रही हैं। यानी कि हमारे देश में पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। तो ये आपका सेक्स रेशो का प्रश्न होता है। इसका मतलब यही था, सवाल पूछा गया कि भारत के भीतर लिंगानुपात कितना था। तो सन 2011 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो याद रखना है कि 943 महिलाएं थी 1000 पुरुषों के ऊपर। अब आगे देखते हैं हम कि व्हेन डिड फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया, कि भारत के अंदर प्रथम परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम था उसको शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1952 के भीतर हुई थी, 1952 के भीतर हुई थी। अब ये फैमिली प्लानिंग क्या चीज है। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है फैमिली को प्लान करना, यानी कि कम से कम अपने जो परिवार है उसके अंदर संतान उत्पन्न करना। तो उस समय इस फैमिली प्लानिंग के अंदर एक नारा दिया गया था, एक स्लोगन बताया गया था कि हम दो हमारे दो, कि इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम के भीतर ये नारा दिया गया था कि हम दो हमारे दो, यानी कि परिवार के भीतर एक पति और एक पत्नी है तो उनके अधिकतम 2 संतानें हो सकती है। लेकिन इस फैमिली प्लानिंग को हमारे देश के भीतर कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया गया और इसी का नतीजा ये निकला कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो काफी तीव्र गति से बढ़ती गई। लेकिन 1981 का जो दशक आया, 1981 की जो जनगणना हुई उसके बाद से हमारे देश की जनसंख्या में काफी परिवर्तन आने लग गया। इसका कारण ये रहा, जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो थोड़ी कम होने लग गई। इसका कारण ये रहा कि लोगों के अंदर शिक्षा का विकास हुआ, लोग जो हैं समझने लगे कि फैमिली प्लानिंग का क्या महत्व होता है, लोगों को संसाधनों का अभाव महसूस होने लगा तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग का कार्य शुरू करा। तो इन सभी कारणों की वजह से जो हमारे देश की जनसंख्या है उसकी वृद्धि में कमी आने लगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे देश में जनसंख्या नहीं बढ़ रही, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो
पहले के समय में वृद्धि दर हुआ करती थी उसकी तुलना में हमारे देश में वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी कम हो चुकी है। तो यहाँ हमने देखा कि फैमिली प्लानिंग का जो काम हुआ 1952 के भीतर स्टार्ट हो गया था। तो उस समय अब हम कुछ राज्यों की सरकार ने तो भारत के भीतर इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए हैं, और उन्होंने प्रावधान ऐसे करे, जैसे हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट नौकरी प्रदान नहीं की जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा और कारगर ये उपाय राजस्थान सरकार के द्वारा बताया गया है। आगे देखते हैं प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ, के जनसंख्या परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रियाएं। अब जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है, किन कारणों से होती है, जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है, ये चीज हमें समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बर्थ रेट की, कि बर्थ रेट क्या होती है, जन्म दर क्या होती है। तो जन्म दर का मतलब रहता है कि मान लीजिए हमारे देश के भीतर 1000 पुरुष हैं या 1000 लोग हैं, हमारे देश के भीतर यदि 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों के ऊपर जीवित लोग कितने हैं, यानी कि कितने जीवित लोग मौजूद हैं या कितने लाइव बर्थ मौजूद हैं, तो उसको मान लीजिए जैसे कि 991 है, तो ये क्या कहलाएगी, ये बर्थ रेट कहलाएगी। तो कहने का मतलब है 1000 पुरुषों के ऊपर कितने जीवित लोग मौजूद हैं, इसे हम बर्थ रेट के नाम से जानते हैं, जन्म दर के नाम से जानते हैं। दूसरा है डेथ रेट। डेथ रेट क्या चीज होती है, मृत्यु दर क्या चीज होती है, कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग पर ईयर मारे जाते हैं, एक विशेष ईयर के दौरान कितने लोग मारे जाते हैं, इस चीज को हम डेथ रेट के नाम से इंडिकेट करते हैं। और सबसे लास्ट चीज जो होती है, हाँ, भारत के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि होने के पीछे सबसे बड़ा विशेष कारण है वो ये है कि हमारे देश की जो डेथ रेट है वो कम है, मृत्यु दर कम है, उसकी तुलना में जो जन्म दर है वो काफी अधिक है। तो देश की बड़ी तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यही है। और सबसे लास्ट में बात कही गई है कि द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट। तो यहाँ कहा जाता है कि जनसंख्या के भीतर प्राकृतिक वृद्धि का मतलब यह है कि जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, उसके बीच का जो अंतर है वही जनसंख्या के भीतर प्राकृतिक वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर उसकी तुलना में काफी कम है। इसी कारण से जो जनसंख्या की वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से होती जा रही है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो 3 बातें महत्वपूर्ण थी वो आप लोगों को बताई गई। इस प्रश्न को, इस लाइन को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है कि यदि 1990 के दशक में जिस प्रकार से स्पीड से या रैपिडली जो वृद्धि हुई जनसंख्या के आंकड़े में, यदि इसी तरीके से ऐसा कुछ होता तो 2015 के भीतर चाइना को हमारे देश की जो जनसंख्या वो क्रॉस कर चुकी होती। बाकी 5 जो सवाल थे आपके वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। और सबसे लास्ट में हमने बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में जाना और पॉपुलेशन वृद्धि क्यों होती है ये चीज हम लोगों ने समझी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।